Hi everyone, welcome to Developing Success. This is नेहा अग्रवाल. आज आपके डिमांड पर लेकर आए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में आता है. अगर बात करें तो CUET रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 3-4 क्वेश्चंस पूछती है. इसके अलावा SSC, बैंकिंग, SSC CGL, CPO हर एग्जाम में, इंक्लूडिंग आवर UPSC CSAT. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बहुत सारे डाउट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर होते हैं स्टूडेंट्स को. सबसे पहला कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए हमें वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्या? देखो, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, एक साउंड आइडिया तो वोकैबुलरी का होना चाहिए. मतलब आपको रीडिंग हैबिट्स होना चाहिए ताकि आप फटाफट रीड करके कॉम्प्रिहेंड कर लो. बहुत लोग इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं जानते, कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग का मतलब सिर्फ रीडिंग होता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है रीड करके समझना. तो आपके किसी के भी एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों आता है? वो इसलिए आता है ताकि आप पढ़ के डॉक्यूमेंट्स को समझ पाओ जब आप जॉब में चले जाओ. इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है. ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक चीजों से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे करना है. देखो, ये गोल्डन रूल्स है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. अगर इनको आपने फॉलो किया, आप किसी भी लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो. पहला देखो, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे बताने के बाद भी 50% स्टूडेंट्स मानेंगे नहीं, फटाफट पैराग्राफ पढ़ने लग जाएंगे. लेकिन जब आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हो ना, विदाउट द ऑप्शंस, ऑप्शन ABCD नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना है. तो जब आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हो तो क्या फायदा होता है? आपको दिख जाता है कि कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछा है. फॉर एग्जाम्पल, किसी वोकैब का मीनिंग पूछा है, सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो आपको पता लग गया ना कि इस वर्ड का मीनिंग पूछा है. तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तब आप उस वर्ड पे ज्यादा ध्यान दोगे, और हो सकता है आपको आगे ना बढ़ते हुए उस वर्ड को पढ़ते हुए आप आंसर करके निकल जाओ. तो जरूरी तो नहीं है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा आंसर करना है, लेकिन हो सकता है आप 3-4 1-2 क्वेश्चंस आंसर कर लो. कैसे? अगर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हो तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेम्पो, उसकी डिग्री ऑफ टफनेस, ये सब पता लग जाता है. प्लस जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया है उसको पैराग्राफ में पढ़ते वक्त आप थोड़ा बेटर और ध्यान देके पढ़ते हो ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि वहां से क्वेश्चन पूछा है. नेक्स्ट देखो, अवॉइड आउटसाइड नॉलेज. ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा. आउटसाइड नॉलेज को बिल्कुल एजम्पशन, इन्फरेंस नहीं करना है. बहुत बार क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको. कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड. ये आपको स्टेटमेंट मिला हुआ है. अब आपको आंसर में क्या है, स्टेटमेंट नंबर ABCD में दिया होगा, कश्मीर इज द ब्यूटीफुल प्लेस इन द अर्थ, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ. क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट सुने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे. जो स्टेटमेंट आपको सबसे अच्छा लगेगा आप उसको मार्क कर दोगे, लेकिन आपने आउटसाइड नॉलेज यूज किया, इसीलिए आप कंफ्यूज हुए. आपको स्टेटमेंट में, पैराग्राफ में क्या बोला है? कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी जगहें हैं जो बहुत सुंदर है, कश्मीर उनमें से एक है. लेकिन आपने तो सुना है कश्मीर जन्नत है, कश्मीर सबसे सुंदर है, तो आप क्या करोगे? आंसर कर दोगे. यहीं पर एग्जामिनर क्या करेगा? आपकी साइकोलॉजी से खेलेगा. इसलिए मैं बोल रही हूँ, आउटसाइड नॉलेज को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल. ओके, आउटसाइड नॉलेज को आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि जब आपको पैराग्राफ दिया जाता है तो क्वेश्चन में ये लिखा रहता है, आंसर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज, लिखा रहता है ना. तो फिर आप आउटसाइड नॉलेज बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे. ओके, डबल चेक द एक्सट्रीम वर्ड्स एंड सेंटेंस. अब एक्सट्रीम वर्ड्स होते क्या है? जैसे ओनली, ऑलवेज, नेवर, एवर, ये सब क्या है? एक्सट्रीम वर्ड्स है. ठीक है, अगर पैराग्राफ में लिखा है इट रेन्स वेरी रेयरली इन राजस्थान, और स्टेटमेंट में लिखा है इट नेवर रेन्स इन राजस्थान, तो नेवर तो नहीं है ना, रेयरली का मतलब नेवर नहीं है ना. तो जब तक ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट पैराग्राफ में दिया हुआ ना हो, आपको आंसर नहीं करना है. ठीक है, तो चाहे पैराग्राफ में कुछ एक्सट्रीम लिखा हो या चाहे आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस में ABCD में, आपको डबल चेक करना है.
अगर पैराग्राफ एक्सट्रीम बात कर रही है तभी आपको एक्सट्रीम बात करना है, अगर पैराग्राफ एक्सट्रीम बात नहीं कर रही है तो ऑलवेज, नेवर, एवर, एवरी, इन सब वर्ड से आप दूर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल क्या है, टाइटल, सेंट्रल आइडिया और पर्पस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना वैसे ही आपको मिलेगा किसी किसी क्वेश्चन में कि इस पैराग्राफ का टाइटल क्या होना चाहिए, या इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है, या इस पैराग्राफ का पर्पस क्या है। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूं कि अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ के ये वाला क्वेश्चन आंसर किया 110% आपका आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि टाइटल, सेंट्रल आइडिया और पर्पस का क्वेश्चन आंसर कैसे करना होता है, पैराग्राफ का पहला 2 लाइन और पैराग्राफ का आखिरी 2 लाइन, पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन एंड पैराग्राफ का कंक्लूजन, ये दोनों आपको पढ़ना है विदाउट रीडिंग द बॉडी, ठीक है। उसके बाद दोनों में जो कॉमन दिखे बात वो आपका टाइटल या सेंट्रल आइडिया आंसर होगा। अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपके पास तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एबीसीडी में से कौन सा आंसर करूं। मैं आपको सॉल्व करके क्वेश्चन यहाँ दिखाऊंगी, ओके। तो इससे क्या फायदा होता है, अगर आप क्वेश्चन को शुरुआत में पढ़ लेते हो, जैसे A B C D, सॉरी 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन में आपने देखा एक क्वेश्चन हमारा टाइटल वाला है या सेंट्रल आइडिया वाला है, आपको क्या करना है, सीधा पैराग्राफ में जाना है, पहला 2 लाइन पढ़ना है, आखिरी 2 लाइन पढ़ने हैं, दोनों में जो कॉमन लगे, दोनों में से जो पढ़ के जो अंडरस्टैंडिंग बने वही टाइटल या सेंट्रल आइडिया होगा। अगर आप क्वेश्चन शुरू में नहीं पढ़ते हो तो आपको पता ही नहीं कि टाइटल वाला क्वेश्चन भी पूछा है, आप पैराग्राफ पढ़ लेते हो, सारी नॉलेज आ जाती है, कंफ्यूज हो जाते हो ये वाला क्वेश्चन आंसर करते हो, है ना। बहुत लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ लगता है, वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं, अगर उनको टाइटल दिखा एक ही क्वेश्चन आंसर करके निकल जाओ, कम से कम 1 नंबर तो सिक्योर होगा, ओके। सो इसीलिए क्वेश्चन को शुरुआत में पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डू नॉट गो आउट ऑफ स्कोप। बहुत लोग पैराग्राफ से बाहर सोचने लग जाते हैं, वही डू नॉट गो आउट ऑफ स्कोप और अवॉइड आउटसाइड नॉलेज एक जैसे हैं। पैराग्राफ के स्कोप के अंदर रह के ही आपको सोचना है। हो सकता है आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, लेकिन वो नॉलेज आप अगर पैराग्राफ में लगाते हो, अगर कोई सिमिलर टॉपिक आपको मिल गया तो वहीं आपका बेड़ा गर्क हो जाना है, नहीं करना है वो, ठीक है। जैसे एनवायरमेंट के टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बहुत सुनते हैं, पॉलिटी के बारे में बहुत सुनते हैं, हो सकता है आपको वहीं से कोई टॉपिक उठा के पैराग्राफ में पूछ लिया। पैराग्राफ में चंद लाइनें हैं, वही आपका नॉलेज है। अगर आप बाहर की भी नॉलेज को यूज करके आंसर करते हो माय डियर, 100% आंसर रॉन्ग होगा। आउट ऑफ स्कोप नहीं जाना है और बाहर की नॉलेज बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट, वोकैब क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको इस तरफ वोकैब का एक वर्ड लिखा रहेगा और फिर पूछेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका सिनोनिम या इसका एंटोनिम क्या है। देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो ये हो सकता है इस वर्ड से आप फेमिलियर हो और आपने एबीसीडी में देखकर आंसर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये वर्ड पैराग्राफ में जहां लिखा है वहां जाओ और उस लाइन को पढ़ो। उस लाइन को पढ़ने के बाद आपको इस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है इसका बेटर आइडिया मिलेगा और वही आपको आंसर करेक्ट करने में मदद करेगा। तो कभी भी वोकैब के क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर मत करो, उसके वो वर्ड कहाँ यूज हुआ है पैराग्राफ में उस लाइन को जाके देखो और उसके बाद आंसर करो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये कुछ गोल्डन रूल्स थे, तो इस गोल्डन रूल्स को देखते हुए हम ये पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। और पैराग्राफ जब हम सॉल्व करेंगे हमारा पहला क्या होना चाहिए, क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं विदाउट द ऑप्शंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रूशियल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ऑप्शन नहीं देखना है अभी, ठीक है। तो क्रूशियल जहां पर वर्ड आएगा उसमें पैराग्राफ में हम ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसेंडेंट। तो डिसेंडेंट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है ये हम देखेंगे और उसका ऑपोजिट मीनिंग आंसर करेंगे एंटोनिम। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग दिया है। सब्स्टिट्यूट टीम टास्क किस कॉन्टेक्स्ट में पैराग्राफ में यूज किया हमें देखना है। नाइट्स डिड मिलिट्री ट्रेनिंग्स, टीम इवेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ नाइट्स, रियल टास्क। देखो ये क्यों पढ़ रही हूं मैं, जब आप ये वर्ड्स पढ़ते हो ना तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि ये वर्ड्स यूज हुए हैं, और जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो ये वर्ड्स जहां आएंगे उस लाइन को आप थोड़ी ध्यान से पढ़ोगे, वही आपको आंसर करने में मदद करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रियलिटी ऑफ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज इज दैट. तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज जहां भी आएगा उसकी रियलिटी को चेक करके हम इसको आंसर करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ ग्रुप ऑफ नाइट्स फॉट अगेंस्ट वन अनदर ग्रुप. इसमें से कौन कौन. तो समझ में आ गया. तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें हो गया है कि पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या पूछना चाहा है. अब एक बार हम पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं कि पैराग्राफ किस तरह आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए ना, इसलिए. सो मैं आपके लिए पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, ध्यान देना है. द फ्रेज टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, देखो पूछा है ना टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के बारे में, तो ध्यान दे के पढ़ो. मे बी न्यू बट द रियलिटी इज नॉट. टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज नया टर्म लगता है लेकिन रियलिटी ये नहीं है. इट्स ओरिजिन गोज बैक एट लीस्ट एज फार एज द medieval tournaments. These provided knights with military trainings. आया था ना ये word. So these provided knights with military trainings and the opportunity to make reputations. Individual jousting. So jousting मतलब hand to hand लड़ाई करना या practice करना. Okay. Individual jousting and hand to hand combat came first. Then there were team events. तो पहले अकेले अकेले कर रहे थे, फिर टीम इवेंट्स बने. इन दीज अ ग्रुप ऑफ नाइट्स फॉट अगेंस्ट अनदर ग्रुप. एक ग्रुप ऑफ नाइट अनदर ग्रुप के साथ फाइट करता था. दीज टीम्स ऑफन स्टेड टुगेदर एंड फॉट साइड बाय साइड इन रियल बैटल. तो ये पहले आपस में प्रैक्टिस करते थे, लड़ते थे, और उसके बाद लेकिन ये रियल बैटल में भी साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ भी लड़ते थे. टीम गेम्स टुडे सच एज फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी आर द डिस्टेंट descendants of such medieval tournaments. तो डिसेंडेंट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ऊपर वाला जो आपने पढ़ा, जो रियल बैटल में यूज होता था, उनकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, उसको देखते हुए ये डिसेंडेंट्स बने थे. तो एक्चुअल में डिसेंडेंट्स का क्या मतलब होता है, सेम फैमिली के या सेम फैमिली के बुजुर्ग या चिल्ड्रन, उनको डिसेंडेंट्स बोला जाता है ना. सेम फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग अभी भी जीवित है, एक साथ रह रहे, दे आर द डिसेंडेंट्स. सो इस पैराग्राफ को पढ़ के हम 2 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. पहला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रूशियल. ये नहीं आया है. चूज द ऑप्शन दैट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसेंडेंट. तो डिसेंडेंट का मतलब क्या पता चला कि जो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज मीडिएवल टाइम पे होती थी, उसी के डिसेंडेंट है फुटबॉल, क्रिकेट और इनकी टीम. मतलब उन्हीं के घर के बच्चे हैं, उन्हीं से सीखा है. तो डिसेंडेंट्स का मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, हायर हो सकता है. हायर मतलब उत्तराधिकारी, लेकिन एंसेस्टर नहीं हो सकता. क्यों? डिसेंडेंट का क्या मतलब होता है, हम उनसे आए हैं, लेकिन एंसेस्टर उसके ऑपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिसेंडेंट ऑफ माई फादर, बट आई एम नॉट एंसेस्टर ऑफ माई फादर ना. So my father is my ancestor या my grandfather is my ancestor. So descendant का opposite क्या हो गया, ancestor, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. So ये वाला भी हुआ नहीं है, इसको हम आंसर कर सकते हैं. According to the passage, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज का रियलिटी क्या है. टीम बिल्डिंग एडवांस में है, एंशिएंट है, न्यू है या मॉडर्न है. देखो पहले लाइन में उन्होंने बोला कि टीम बिल्डिंग लगती न्यू है, लेकिन इट इज नॉट. इसका मतलब टीम बिल्डिंग पुरानी है ना. टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज पुराना कॉन्सेप्ट है. तो आंसर क्या होना चाहिए, एंशिएंट. एडवांस है कि नहीं है, पैराग्राफ ने अभी तक बताया नहीं. मॉडर्न है कि नहीं है, पैराग्राफ ने अभी तक बताया नहीं. पैराग्राफ ने बताया लोग सोचते हैं नया है, लेकिन नया है नहीं. तो इससे बात क्या पता चला, एंशिएंट है, क्योंकि उन्होंने मिडिएवल का वर्ड भी यूज किया है. तो यहां से हमने ये आंसर कर लिया. क्या हम ये वाला आंसर कर सकते हैं, according to the passage a group of knights fought against another group. तो पहला पैराग्राफ में क्या बताया है कि ग्रुप ऑफ नाइट्स पहले आपस में जूस्टिंग करते थे, उसके बाद टीम्स बनी और आपस में भी लड़ते थे, टीम्स में प्रैक्टिस होती थी, लेकिन ये साइड बाय साइड भी लड़ते थे रियल बैटल में. बोला है ना. चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि बोला है कि नहीं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे आइए, देखिए क्या लिखा है. दीज प्रोवाइडेड नाइट्स विथ मिलिट्री ट्रेनिंग and the opportunity to make reputations. Individual jousting.
and hand-to-hand combat came first. Then there were team events. In these, a group of knights fought against each one another. These teams often stayed together and fought side by side in real battle. ठीक है, आ गया ना? अब देखो आंसर कर पाते हो कि नहीं. So क्या क्वेश्चन है? According to the passage, a group of knights fought against another group in another group, real battle. So real battle में आपस में ये एक साथ ये लड़े थे. क्रिकेट, हॉकी या बेसबॉल में नहीं. क्रिकेट, हॉकी या बेसबॉल तो इन खेलों के डिसेंडेंट है, इन लड़ाइयों के डिसेंडेंट है. तो आंसर क्या होगा? डी ओनली. सो 2 ऑप्शन आपका आंसर हो गया. तो इस तरह आपको आंसर करना है. सो पहला पैराग्राफ जब आपने पढ़ा तो पहले पैराग्राफ से आपको क्या लगा कि ओ माय गॉड, इससे तो क्वेश्चन पूछा गया है. लेट मी गो टू द क्वेश्चन, लेट मी सी इफ आई कैन आंसर और नॉट, है ना. तो क्वेश्चन शुरुआत में पढ़ना इसीलिए जरूरी है. ठीक है, अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे. देखो, अगर आपका मन नहीं है ना आगे सॉल्व करने का, मत करो, आगे निकल जाओ, कुछ और इजी क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि आपके पहले पैराग्राफ से ही आपने 3-4 क्वेश्चन आंसर कर दिए. अब हो सकता है सेकंड पैराग्राफ के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन बचाओ. देखो हमारा तो यहाँ 3 क्वेश्चन बचा है, लेकिन हो सकता है सेकंड पैराग्राफ के लिए एक ही क्वेश्चन बचाओ. तो मत करो ना, इतना पढ़ के 1 नंबर लेके क्या फायदा, जब उतने ही टाइम में हम 4 क्वेश्चन और ऑर्डर कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना बहुत जरूरी है. ओके, अब नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं. अ क्रूशियल इवेंट इन द मूवमेंट फ्रॉम बीइंग अ ग्रुप. देखो क्रूशियल वर्ड पूछा था ना, याद आ रहा है? सो क्रूशियल वर्ड पूछा था, देख लेते हैं कैसे यूज किया है. अ क्रूशियल इवेंट इन द मूवमेंट फ्रॉम बीइंग अ ग्रुप टू बिकमिंग अ टीम कैन बी द टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज. सो क्रूशियल इवेंट यहाँ पर कैसा लग रहा है? क्रूशियल इवेंट वो वाला इवेंट है यहाँ पे जो मूवमेंट फ्रॉम बीइंग अ ग्रुप टू बिकमिंग अ टीम, एक ग्रुप से जब वो टीम बन जाता है तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज बन जाती है, और उसके लिए वो क्रूशियल इवेंट था. इसका मतलब थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग टाइप हमें सुनाई दे रहा है. देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा. दिस कैन बी बेस्ड अपॉन आइदर अ सब्स्टिट्यूट टीम टास्क. सब्स्टिट्यूट टीम टास्क का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस केस स्टडी और अ फ्यू डेज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज. और अ रियल टास्क, रियल टास्क का एग्जांपल क्या है? गोइंग अवे फॉर अ वीकेंड टू प्लान कंपनी स्ट्रेटेजी. सो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स टू बोथ अप्रोचेस. द एडवांटेज ऑफ अ सब्स्टिट्यूट टास्क टाइप ऑफ इवेंट इज दैट सक्सेस और फेलियर इज नॉट ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. सो सक्सेस और फेलियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. नॉर आर देयर एनी टेक्नोलॉजिकल और प्रोफेशनल चैलेंजेस टू मीट, so that people can concentrate on the essential issue of learning as to how to work more effectively together as a team. So team में किसी की पोजीशन पैरामाउंट पे जाए या नहीं जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई चैलेंजेस मीट करे वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है पैराग्राफ के हिसाब से. टीम इंपॉर्टेंस क्या है? टीम का टीम बिल्डिंग, कि आपस में काम कैसे अच्छे से करे, एफिशिएंटली कैसे करे. तो इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास. देखते हैं. तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रूशियल. सो क्रूशियल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. देखो इनसिग्निफिकेंट और इमेच्योर तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर डिसाइसिव या फिर एसेंशियल. लेकिन पैराग्राफ में जब ये यूज किया गया है तो ये एसेंशियल टर्म पे यूज नहीं किया गया, ये डिसाइसिव वे में यूज किया गया. क्यों? ग्रुप बनने से टीम बनने तक का जो सफर है, उसका जो डिसीजन होगा, तभी तो वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज बनेगी. तो डिसाइसिव इसका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट आपको मैच द फॉलोइंग दिया है. सो मैच द फॉलोइंग में सब्स्टिट्यूट टीम टास्क, नाइट्स डिड मिलिट्री ट्रेनिंग्स, टीम इवेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ नाइट्स, रियल टास्क. ठीक है, तो देखो रियल टास्क क्या था? प्लानिंग कंपनी स्ट्रेटेजी. कैसे पता चला मैडम? अभी दिखाते हैं आपको. ये देखो, अ सब्स्टिट्यूट टीम टास्क. सब्स्टिट्यूट टीम टास्क का एग्जांपल क्या दिया है? आउटडोर एक्टिविटी. और अ रियल टास्क, रियल टास्क का एग्जांपल क्या दिया है? वीकेंड टू प्लान कंपनी स्ट्रेटेजी. वीकेंड टू प्लान कंपनी स्ट्रेटेजी. तो देखो रियल टास्क है प्लान कंपनी स्ट्रेटेजी. तो डी का ऑप्शन क्या आएगा? 2. तो देखो डी में 2 कहाँ लिखा है? इसमें और इसमें. तो ये दोनों ऑप्शन एक ही नॉलेज से हट गए. तो जैसे ही एक ऑप्शन पक्का पता हो, आंसर में फटाफट चेक कर लो
ये मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने का तरीका होता है। नेक्स्ट देखो, सब्स्टिट्यूट टीम टास्क। सब्स्टिट्यूट टीम टास्क के लिए क्या बोला है? आउटडोर एक्टिविटीज। तो ए ऑप्शन में क्या आना चाहिए? 1। देख लो इन दोनों में, ए ऑप्शन में दोनों में 1 है, मतलब अभी भी बराबर का बचा हुआ है सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो, टीम इवेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ नाइट्स। नाइट्स डिड मिलिट्री ट्रेनिंग्स। तो नाइट्स डिड मिलिट्री ट्रेनिंग्स में क्या आना चाहिए? इंडिविजुअल जूस्टिंग, है ना। दोनों आप जब ट्रेनिंग हो रही थी तब रियल बैटल तो नहीं लड़ रहे थे, ट्रेनिंग में क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल जूस्टिंग पहला स्टेप था, फिर टीम बना के एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। लेकिन टीम इवेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ नाइट्स वो क्या कर रहा था? रियल बैटल लड़ रहा था, है ना। तो बी का क्या होगा? 3। तो आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन, बी भी हट गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाली हूं। देखो ये हमारा पैराग्राफ है। अब क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज द फंडामेंटल टेनेट ऑफ सिंपल लिविंग। ये आपका पैराग्राफ है, क्वेश्चन है। सिंपल लिविंग के ऊपर ध्यान देना जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट अमंग द फॉलोइंग गिव अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट टू द वर्ड पार्ट। ठीक है, तो वर्ड पार्ट किस कॉन्टेक्स्ट में पैराग्राफ में यूज किया गया है उससे मैच करके आपको आंसर करना है। तो ऊपर हम वर्ड पे किस पे ध्यान देंगे? सिंपल लिविंग पे। नीचे किस पे ध्यान देंगे? पार्ट पे। थर्ड ऑप्शन देखो, which among the following provides similar meaning to the word discard as used in the passage। तो हम किस वर्ड पे ध्यान देंगे? discard। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, what can be the appropriate title of the passage। तो टाइटल मिल गया, तो जैसे ही पता चल गया कि टाइटल का क्वेश्चन है, पहले क्या करना है? पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर कंक्लूजन पढ़ना है। दोनों में जो कॉमन लगे वो आंसर कर देंगे। पढ़ते हैं। When things aren't going well, we tend to think we are lacking in something. But if we want to change our current situation, we should first part with something before। तो यहाँ पर पार्ट का मीनिंग क्या है? किसी चीज को छोड़ देना पड़ेगा। पार्ट हम बोलते हैं ना, वेज अपार्ट। वेज अपार्ट मतलब हम अलग अलग हो गए एक दूसरे से। सो पार्ट विथ समथिंग बिफोर वी लुक टू अक्वायर समथिंग एल्स। दिस इज अ फंडामेंटल टेनेट ऑफ सिंपल लिविंग। देखो एक पैराग्राफ से आप 3 आंसर कर सकते हो। कैसे? पहला तो आप सेंट्रल आइडिया आंसर कर सकते हो, टाइटल। दूसरा आंसर कर सकते हो सिंपल लिविंग, और तीसरा पार्ट का मीनिंग। तीनों आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम पहले टाइटल आंसर करेंगे। कंक्लूजन पढ़ते हैं। समटाइम्स इट कैन बी अकम्पनीड बाय रियल पेन एज व्हेन वी पार्ट विथ समवन। फिर से आया तो हम व्हेन वी पार्ट विथ समवन हु इज डियर टू अस। सो जब हम किसी से दूर चले जाते हैं जो हमारे लिए बहुत डियर है। बट if you want to improve the way things are, if you want to live with a light heart, you must start by discarding। discard भी आ गया देखो। so जब अपने को लाइट हार्ट से रहना है, दुख कम से रहना है, तो अपने को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करना मतलब छोड़ देना, लेट गो करना, यही तो मीनिंग होता है। the moment you detach, sorry, the moment you detach, new abundance will follow into your life। तो डिटैच का मतलब वही डिस्कार्ड। जैसे हम डिटैच हो जाते हैं हमारा दुख कम हो जाता है। तो ये अपने को मीनिंग मिला है। सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे टाइटल वाला क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। टाइटल, सो व्हाट कैन बी द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। देखो पैसेज में कहीं पे भी, मतलब जितना हमने पैसेज पढ़ा उतनी नॉलेज में कहीं पे भी एनलाइटनमेंट की बात की है? नहीं की है। बर्डन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ बात की है? नहीं की है। जापानीज वे टू इंप्रूव बात की है? नहीं की है। लेकिन इनकी बात पैराग्राफ के मिडिल पैराग्राफ में हुई है पैसेज में। अगर वो भी हम पढ़ते तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो सेंट्रल आइडिया या टाइटल का आंसर कैसे करना है? इंट्रोडक्शन पढ़ा, कंक्लूजन पढ़ा, जो दोनों में कॉमन लगा वो आंसर हो गया। तो आंसर क्या है? डिटैचमेंट, अ की टू सिंपल लिविंग। पहले पैराग्राफ में सिंपल लिविंग था, लास्ट के पैराग्राफ में डिटैचमेंट की बात की थी, तो आंसर आ गया ए। वन ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर आंसर। तो बार बार बता रही हूं, टाइटल या सेंट्रल आइडिया के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पूरा पैसेज मत पढ़ना, सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन पढ़ना। दोनों के बीच में जो कॉमन आइडिया बने वही आपका आंसर है। इसके लिए क्या करना है? पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद पैराग्राफ में जाना है। ये फॉलो करना है, तभी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जस्ट अ सेकेंड।
ओके ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द फंडामेंटल टेनेट ऑफ सिंपल लिविंग। सो सिंपल लिविंग का टेनेट क्या है, ये पहला पैराग्राफ में लिखा है। आप बोलते हो तो मैं दोबारा आपको वो पैराग्राफ दिखा देती हूँ ताकि आप सिंपल लिविंग को आइडेंटिफाई कर पाओ। देखो, when things aren't going well we tend to think we are lacking in something। जब चीजें अच्छी नहीं चलती है तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बट इफ वी वांट टू चेंज आवर करंट सिचुएशन, अगर हमें अपना करंट सिचुएशन चेंज करना है, वी शुड फर्स्ट पार्ट विथ समथिंग। पहले हमें अपने आप को किसी से डिटैच करना पड़ेगा बिफोर वी लुक टू अक्वायर समथिंग एल्स। बिफोर हम कुछ नई चीज को अपनी जिंदगी में लाएं तो पहले हमें उस चीज को भगाना पड़ेगा जिस चीज से हम परेशान हैं। दिस इज अ फंडामेंटल टेनेट ऑफ सिंपल लिविंग। इतना इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल टेनेट ऑफ सिंपल लिविंग। अब आप देखो, सो व्हाट इज द फंडामेंटल टेनेट ऑफ सिंपल लिविंग? रियलाइजिंग दैट वी आर लैकिंग इन समथिंग, हो सकता है। फीलिंग एनर्जाइज्ड एवरी डे, ये तो नहीं बोला। द एक्ट ऑफ लेटिंग गो, ये भी नहीं बोला, ये लास्ट पैराग्राफ में बोला है, ठीक है। द एक्ट ऑफ अटेनिंग एनलाइटमेंट, तो एनलाइटनमेंट की तो अभी तक बात ही नहीं आई है। आंसर क्या है? रियलाइजिंग दैट वी आर लैकिंग इन समथिंग। तो यहां से आपको ये पता चलना चाहिए कि जितना कम इंफॉर्मेशन आपके पास होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका करेक्ट हो। इसीलिए क्वेश्चन पहले पढ़ो और उसके बाद पैराग्राफ में जाओ। पैराग्राफ में जब आप उसी वर्ड से वाकिफ होते हो जो आपने क्वेश्चन में देखा था, वापस उस क्वेश्चन में आओ, उसको सॉल्व करो, फिर दोबारा जाओ, ठीक है। तो हो गया हमारा वाला क्वेश्चन। पार्ट वाला भी कर लेते हैं। पार्ट का मतलब क्या है? पैराग्राफ में डिटैच कर देना, किसी को दूर कर देना। सो विच अमंग द फॉलोइंग गिव अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट टू द वर्ड पार्ट एज यूज्ड इन द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो शी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल, ये नहीं था उसका मीनिंग। डिफिकल्टीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, नहीं था। आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, ये भी नहीं था। We must part our ways from the evil. So evil को हमें दूर भगाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। Part our ways, ये हमारे पैराग्राफ के साथ सूट करता है ना। So एक बार अपना जो पैराग्राफ का पोर्शन बचा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा सिर्फ मिडिल पोर्शन बचा हुआ है। So discard your attachments, let go of your assumptions, reduce your possessions। ये तीन बातें हैं। Living simply is about discarding your physical and mental burdens. It's amazing how refreshed you can feel after a good cry. Crying clears out whatever weight you were carrying in your heart. You feel energized and try again. I have always felt that the Buddhist concept of the enlightened mind, the Japanese characters for which depict a clean mind, refers to this refreshment of the spirit. The act of discarding, of detaching from mental and physical burdens, from the baggage that weighed us down, is extremely difficult. Last paragraph आप पढ़ चुके हो कि sometimes it can be accompanied by real pain when we part with someone who is dear to us. So जो बहुत ज्यादा हमें प्यारा है, जब हम उससे दूर जाते हैं तो वो बहुत दुखदाई होता है, लेकिन उसको अगर हम डिटैच कर दें तो फिर हमारा दुख कम हो जाता है। तो ये लिखा है। अब इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बचे हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड डिस्कार्ड? देखो, डिस्कार्ड का मीनिंग डिराइव्ड है। डिराइव का मीनिंग तो किसी से कुछ निकालना, मतलब निकालना। जैसे मैंने कुछ बोला, आपने उससे कुछ मीनिंग डिराइव किया, तो उसको बोलते हैं डिराइव। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इनका कोई मीनिंग नहीं है। डिस्कार्ड का मतलब है डिटैच या लेट गो। तो ए और बी आंसर है, इसीलिए ए एंड बी आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर हमारा ये बचा हुआ है एप्रोप्रिएट टाइटल, तो हमने कर ही लिया था, डिटैचमेंट। लास्ट क्वेश्चन बचा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्राई? सो पैसेज में बोला है कि जब गुड क्राई होता है तो हमारा जो हार्ट है वो हल्का हो जाता है और हम दोबारा एनर्जाइज फील करते हैं। इतना ही बताया, देखते हैं। A good cry makes you feel light and energized, है ना, ये हो सकता है आंसर। A good cry is a way of detaching and discarding the unpleasant। नहीं, हम तब नहीं रोते हैं जब हमें किसी को डिस्कार्ड करना हो, हम तब रोते हैं जब हम डिस्कार्ड कर चुके हो, उस पेन से हम रोते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। A good cry is a sign of weakness। ये भी पैराग्राफ में नहीं बोला है। आप एजम्पशन मत करना अपने मन से कि हाँ जो रोता है वो तो वीक है।
ये आपकी एजम्पशन है, पैराग्राफ में ये नहीं बोला है। हमें सॉल्व कैसे करना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अ गुड क्राई मेक्स यू रियलाइज दैट क्राइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये भी आंसर नहीं होगा। अ गुड क्राई इज अ इल्यूजन इन द पाथ ऑफ अटेनिंग एनलाइटनमेंट, तो ये भी तो आंसर थोड़ा बहुत लग रहा है कि गुड क्राई इज एन इल्यूजन इन द पाथ ऑफ अटेनिंग एनलाइटनमेंट। सो सबसे अच्छा आंसर क्या है हमारा, गुड क्राई मेक्स यू फील लाइट एंड एनर्जाइज, तो ए तो आंसर होगा। सो जहां जहां ए है 1 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में है, तो ए के साथ बी है और ए के साथ ई है। सो ज्यादा ऑप्शन करेक्ट कौन सा लग रहा है हमें, बी, क्योंकि ये तो ऑपोजिट स्टेटमेंट है, गुड क्राई इज एन इल्यूजन इन द पाथ ऑफ अटेनिंग एनलाइटनमेंट। लेकिन पैराग्राफ ने बोला है एनलाइटनमेंट जब आप अटेंड करते हो तो गुड क्राई अच्छा होता है, क्योंकि गुड क्राई से आपका दिल हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, एंड दोबारा आप में एनर्जी आती है काम करने के लिए। तो बेटर ऑप्शन क्या है, ए एंड बी। सो ए एंड बी इज योर आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर गोल्डन रूल्स याद रखते हो तो कोई रोक नहीं सकता आपको करेक्ट आंसर करने से। पहले क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, विदाउट ऑप्शंस पढ़ो, फिर पैराग्राफ में जाओ। आउटसाइड नॉलेज 0% यूज करना है, 0% बिल्कुल भी। एक्सट्रीम वर्ड को डबल चेक करना है, अगर स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड है देखना है कि पैराग्राफ में एक्सट्रीम वर्ड दिया है या नहीं दिया है। वोकैबुलरी का आंसर डायरेक्ट नहीं करना है, पैराग्राफ में जाके उसके सेंटेंस को पढ़ना है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज हुआ है वही कॉन्टेक्स्ट में हमें आंसर करना है, और आउट ऑफ स्कोप नहीं जाना है बिल्कुल भी। और सेंट्रल आइडिया या टाइटल का क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों में जो कॉमन मिला वो आपका आंसर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई डाउट है, कुछ और पूछना है एलैबोरेटली, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और आपको एक सरप्राइज देके जा रही हूँ इस वीडियो में, बहुत जल्दी डेवलपिंग सक्सेस अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, और डेवलपिंग सक्सेस अपना ऐप लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं जो 1 डे एग्जाम्स के लिए, जैसे एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, सीएपीएफ, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सब कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों को भी बताओ यार कि कोई इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।